हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सैंडल और शैतान माँ की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब व्यापारी रहता था जिसका नाम था रमन लाल। लेकिन वो बहुत ही दुखी रहता था क्योंकि उसकी पत्नी को एक लाइलाज बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ ही दिनों की मेहमान थी। रमन लाल की एक बेटी भी थी जिसका नाम था पायल। वो अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित रहता था कि अगर उसकी माँ चल बसी तो उसकी बेटी का क्या होगा। यही चिंता दिन रात उसे सताती रहती थी। एक रात रमन लाल की पत्नी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई और वो वहीं पर चल बसी। कई दिनों तक रमन लाल अपनी पत्नी के चले जाने की गम में डूबा रहा। उसे ये भी चिंता खाई जा रही थी कि अब उसकी बेटी का पालन पोषण कैसे होगा। सभी रिश्तेदारों के बार बार कहने पर उसने नंदिनी नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। रमन लाल की दूसरी पत्नी नंदिनी पायल से बहुत प्यार करती थी और उसकी अच्छे से देखभाल भी करने लगी। रमन लाल के घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं। कुछ साल बाद नंदिनी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। पायल भी अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे नंदिनी का व्यवहार पायल के लिए बदलता गया और अब वो पायल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। यहाँ तक कि उससे बात तक नहीं करती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब दोनों भाई बहन पायल और आयुष बड़े हो गए थे। आयुष पूरा दिन बैठकर बस खेलता और मोबाइल ही देखा करता था और वहीं पायल की सौतेली माँ पायल से घर का सारा काम करवाया करती थी। नंदिनी नए नए पकवान बनाकर अपने बेटे आयुष को खिलाया करती थी, लेकिन पायल को पकवान और मिठाइयाँ छूने भी नहीं देती थी। जब पायल पकवान खाने के लिए रसोई में जाती तो उसकी सौतेली माँ उसे डांटकर भगा देती थी। क्या हुआ? क्या काम है तुझे? तू यहाँ पर क्या करने आई है? चल भाग यहाँ से। माँ, मुझे बस थोड़ा सा ही पिज्जा खाने को दे दो। मेरा आज पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। ये सब मैंने तेरे लिए नहीं बनाया है, मैंने ये सब अपने बेटे आयुष के लिए बनाया है। तू और बड़ी हो गई है, घर के कामों में मेरी मदद किया कर। घर का काम खत्म करने के बाद ही तुझे खाने को कुछ मिलेगा, समझी? पायल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी नई माँ उसके साथ इस तरह से बातें क्यों कर रही हैं। नंदिनी पायल से जबरदस्ती घर का सारा काम करवाती रहती थी और जो खाना आखिर में बच जाता वो उसे खाने को दे देती। पायल अब बहुत ज्यादा उदास रहने लगी। यहाँ तक कि नंदिनी उसे पहनने के लिए भी फटे और पुराने कपड़े देती। एक दिन नंदिनी का बेटा आयुष नई रिमोट कंट्रोल कार लाने की जिद करने लगा। नंदिनी ने पायल को रिमोट वाली कार लाने के लिए पैसे देते हुए कहा, मेरे बेटे आयुष के लिए रिमोट वाली कार लेकर ही आना। अगर खाली हाथ वापस घर आई तो खाना बिल्कुल नहीं दूंगी। पायल रिमोट कंट्रोल कार लेने के लिए गांव की दुकान में पहुंच गई, लेकिन उन सभी दुकानों में कोई भी कार नहीं मिली। वो काफी डर गई और सोचने लगी कि अगर वो खाली हाथ घर जाएगी तो उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारेंगी और खाना भी नहीं देंगी। इसी डर की वजह से वो दूसरे गांव में कार खरीदने के लिए निकल पड़ी, लेकिन वो गांव बहुत दूर था। बीच में एक बहुत बड़ा जंगल था। जब वो सुनसान जंगल से गुजर रही थी तो उसे वहाँ पर बहुत डर लग रहा था। तभी उसे कुछ दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। पायल को चलते चलते बहुत प्यास भी लग रही थी। वो दौड़कर उस झोपड़ी के पास चली गई और झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर आवाज देने लगी, क्या यहाँ पर कोई है? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? तुरंत ही उस झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलकर आती है। अरे तुम कौन हो? अम्मा, मेरा नाम पायल है। मैं पास के गांव में जा रही हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? उस बूढ़ी औरत ने पायल की तरफ देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई। हाँ बेटा, क्यों नहीं मिलेगा, पहले तुम अंदर तो आ जाओ।
फिर वो बूढ़ी औरत पायल को झोपड़ी के अंदर लेकर गई और उसके लिए पानी लाकर उसे पानी पीने को दिया। फिर पायल ने पानी पिया और खाने के लिए उसे कुछ फल भी दिए और फल खाने के बाद पायल ने उन बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और वो वहाँ से जाने लगी कि तभी बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी अभी धूप बहुत तेज है, तुम कुछ देर यहाँ आराम करो, शाम होते ही यहाँ से चली जाना। नहीं अम्मा, मुझे अभी जाना होगा। अगर समय से कार लेकर मैं घर नहीं गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेंगी और खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगी। पायल की ये बात सुनकर बूढ़ी अम्मा पायल के सर पर हाथ फेरकर बोलती हैं, बेटी तुम्हें आज के बाद कोई भी नहीं मारेगा और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुँचाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो बूढ़ी औरत अंदर जाकर एक सुंदर सी सैंडल लेकर बाहर आती है और उसे पायल के पैरों में पहनाने लगती है। फिर पायल वो सैंडल पहन लेती है और वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, बेटी ये एक जादुई सैंडल है, इस सैंडल से तुम जो भी बोलोगी ये सैंडल वो तुरंत ही कर देगा। ये सैंडल सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा, ये हमेशा तुम्हारे पैरों में तो रहेगा लेकिन तुम्हारे अलावा इसे कोई भी देख नहीं पाएगा। कोई भी काम तुम इससे करवा सकती हो, बस एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो ये सैंडल तुम्हें ही नुकसान पहुंचा देगा। पायल ने बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद किया और वादा किया कि वो कभी भी इस जादुई सैंडल का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से इस जादुई सैंडल से रिमोट वाली कार मांग कर तो देखो। पायल ने उस जादुई सैंडल से एक रिमोट कंट्रोल कार मांगी और एक सुंदर सी कार उसके हाथ में आ गई। ये देखकर पायल खुशी से झूम उठी और बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद कर वहाँ से वापस अपने घर लौट आई। जब पायल घर पहुँची तो नंदिनी पायल के हाथ में इतनी सुंदर रिमोट कंट्रोल कार देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। अब जो भी काम नंदिनी उससे कहती पायल जादुई सैंडल की मदद से झट से वो काम कर देती। पायल की मासूमियत देखकर धीरे धीरे नंदिनी का दिल पिघलने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और वो फिर से पायल को अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी। और यहाँ वो बूढ़ी औरत पायल को अपने जादुई गोले में देख रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी जो कि अपने जादू से पायल के बारे में सब कुछ जान गई थी। इस तरह जादूगरनी की जादुई सैंडल की वजह से पायल की जिंदगी में फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सावित्री का एक खुशहाल परिवार रहता था। सावित्री तीसरी बार गर्भवती थी। उसकी पहले से ही 2 बेटियां थी, रूही और जूही। सावित्री ने जब अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया उसी दिन सावित्री के पति रोहित की मृत्यु हो गई। सावित्री उसी दिन से अपनी छोटी बेटी खुशबू को मनहूस समझने लगी। सावित्री का दिल उसी दिन से अपनी छोटी बेटी की ओर से क्रूर हो गया। वो अपने पति की मौत का जिम्मेदार खुशबू की मनहूसियत को ही मानती थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये कैसी बेटी दे दी है भगवान तुमने मुझे। दुनिया में आते ही डायन अपने बाप को खा गई, अभागन। बचपन से ही बेचारी खुशबू को बिना किसी कसूर की सजा मिलती रही। उसे ना तो बाप का प्यार मिला और ना ही माँ का। ऐसे ही समय बीतता रहा। सावित्री की अब तीनों बेटियां बड़ी हो गई थी, लेकिन सावित्री के दिल में खुशबू के लिए नफरत अभी भी खत्म नहीं हुई। वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों को तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन खुशबू की तरफ कभी प्यार से देखती भी नहीं थी। एक बार सावित्री मॉल में शॉपिंग करने जाती है और वहाँ से अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आती है। रूही और जूही बेटा, कहाँ हो तुम दोनों? ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए मॉल से क्या लेकर आई हूँ। ये लहंगा और ये सुंदर सा लाल फ्रॉक।
ये लहंगा तो मेरी बेटी रूही पर बहुत जचेगा और ये लाल फ्रॉक ये तो मेरी बेटी जूही की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। खुशबू भी वहीं दूर खड़ी आस भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ देख रही थी कि शायद उसकी माँ उसके लिए भी कुछ लेकर आई होंगी। वो इंतजार करती रही लेकिन उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। काफी देर इंतजार करने के बाद खुशबू डरते डरते अपनी माँ के पास जाकर धीरे से बोली, माँ आप मॉल से मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई? तुझे इस घर में आराम से खाना मिल रहा है ना, तो उससे ही अपनी किस्मत समझ। अरे एहसान मान मेरा, जो तुझ जैसी मनहूस अभागन को अभी भी बोझ की तरह ढो रही हूँ। तो चुपचाप से पड़ी रह किसी कोने में। मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत कर कि मैं तुझसे कभी प्यार करूँगी या मेरे दिल में तेरे लिए माँ की ममता जाग जाएगी। अरे तू मनहूस है और हमेशा मनहूस ही रहेगी। चल अब जा और अपना काम कर। खुशबू रोते रोते वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अपने पापा को याद कर खूब रोती है। खुशबू अपनी माँ के दिल में खुद के लिए जगह बनाने की बहुत कोशिश करती है। वो अपनी माँ के हर सामान का बहुत ध्यान रखती है और घर का सारा काम करती है। सबके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती है, पर सब बेकार था। उसकी माँ को ना तो कभी उस पर प्यार आता और ना ही दया। एक दिन सावित्री अपनी दोनों बेटियों के साथ खाना खा रही होती है। तभी वो अपनी बेटी रूही और जूही से कहती है, बेटी मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी नानी के घर जा रही हूँ। वहाँ मुझे कुछ काम है तो कुछ दिन लग जाएगा। तब तक तुम लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना। माँ आप नानी के घर जा रही हो ना? वैसे उनका घर तो जंगलों वाले रास्ते में है। हाँ बेटी वहीं जा रही हूँ। तुम लोगों को अपने लिए कुछ चाहिए तो बता दो। माँ वहाँ का रेशम बहुत फेमस है, आप वहाँ से मेरे लिए रेशमी कपड़े ले आना। हाँ ठीक है ले आऊंगी। और मेरी रूही बेटी को क्या चाहिए? माँ मैंने सुना है उस जंगल में एक बहुत ही अद्भुत गुलाब पाया जाता है जो कभी नहीं मुरझाता। मुझे वही जादुई फूल चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो अद्भुत गुलाब इस बार ढूंढ ही लाऊंगी। वहीं दूर खड़ी हुई खुशबू भी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि शायद इस बार माँ उससे भी कुछ पूछ ले। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी माँ खुशबू की तरफ देखती तक नहीं है और फिर सभी नाश्ता करके वहाँ से चले जाते हैं। सावित्री जाने के लिए तैयार हो जाती है। खुशबू जल्दी जल्दी अपनी माँ के लिए जरूरत का सारा सामान पैक कर देती है। सावित्री अगली सुबह ही निकल जाती है। नानी के पास पहुँचने के बाद सावित्री कुछ दिनों तक वहीं रहती है और काम खत्म हो जाने के बाद थोड़ी शॉपिंग करती है और अपनी दोनों बेटियों के लिए रेशम के कपड़े भी खरीदती है। अगले दिन सावित्री रूही के लिए वो अद्भुत गुलाब ढूंढने घने जंगल में निकल पड़ती है। वो उस फूल को जंगल में बहुत ढूंढती है लेकिन वो फूल उसे कहीं नहीं मिलता है। वो उस फूल को ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत आगे निकल जाती है। तभी उसे वहाँ एक बहुत ही आलीशान महल दिखाई देता है। सावित्री जल्दी से उस महल के पास जाती है। तभी सावित्री देखती है कि उसकी बेटी ने जो अद्भुत गुलाब मंगवाए थे वो फूल वहीं उस महल के बगीचे में लगा हुआ था। सावित्री उस फूल को देखकर बहुत ही खुश होती है और जल्दी से उस बगीचे से वो अद्भुत गुलाब तोड़ लेती है। तभी अचानक हवा तेज चलने लगती है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सावित्री बहुत डर जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक राक्षस आ जाता है। ये देखकर सावित्री के होश ही उड़ जाते हैं और वो डरते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। ऐसे कैसे तुझे जाने दूं? तूने मेरे बगीचे से ये फूल तोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राक्षस उसे जैसे ही मारने के लिए तलवार निकालता है तभी सावित्री जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दो,
तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरी तीन बेटियां हैं जो मेरा इंतजार कर रही हैं। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे मत मारो, वरना मेरी बेटियां फिर से अनाथ हो जाएंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तू पहले ये बता, तू इस घने जंगल में क्या करने आई थी और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से फूल तोड़ने की? तुम्हें पता नहीं, मुझे मेरा ये बगीचा मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। सच बता, तू मेरे बगीचे का फूल क्यों चुराने आई थी? दरअसल इस फूल का जिक्र मेरी बेटी ने किया था और उसने मुझे ये जादुई फूल लाने के लिए कहा था। अच्छा, तो ये बात है, इसके पीछे तेरी बेटी का हाथ है। बता, कहाँ है तेरी बेटी? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तू मुझे अपनी बेटी को लाकर मुझे दे, तभी मैं तेरी जान छोड़ूंगा। सावित्री को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे तो अपनी जान और अपनी बड़ी बेटियां जान जैसी प्यारी थी। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वो सोची कि क्यों ना रूही की जगह खुशबू का नाम इस राक्षस को बता दिया जाए, ताकि वो रूही की जगह खुशबू को मार डाले और इसी बहाने इस खुशबू नाम की आफत से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। सावित्री यही सोचकर उस राक्षस को अपनी छोटी बेटी खुशबू का नाम बता देती है। अच्छा, तो फिर अब जा और अपनी बेटी खुशबू को मेरे पास लेकर आ। अगर तुम 24 घंटे के अंदर वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। सावित्री भागते हुए वहाँ से अपने घर आती है और अपनी तीनों बेटियों को आवाज लगाती है। रूही, जूही, खुशबू, कहाँ हो तुम तीनों? जल्दी से मेरे पास आओ। इस बार सावित्री अपनी बड़ी बेटी रूही और जूही की जगह खुशबू को अपने गले से लगा लेती है। ये देखकर खुशबू बहुत ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि आज उसकी माँ ने शायद उसे माफ कर दिया। पहली बार माँ का प्यार देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। खुशबू बेटी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ। इतना कहकर सावित्री खुशबू को अपने साथ उसी जंगल में उस राक्षस के महल में ले जाती है। राक्षस को सामने खड़ा देख खुशबू बहुत डर जाती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ प्लीज बचाओ। माँ, मुझे अब कहाँ लेकर आ गई? माँ, मुझे घर जाना है, प्लीज वापस चलो। माँ चुप कर और मेरी बात कान खोल कर सुन। अब से तुझे यहीं रहना है, तू इसी के लायक है। अब जा और यहीं सड़। इतना बोलकर सावित्री खुशबू से हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। खुशबू रोती रह जाती है, लेकिन सावित्री एक बार भी पीछे पलटकर देखती तक नहीं। ये रोना धोना बंद कर, अब से तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना पड़ेगा। खुशबू बहुत रोती है, लेकिन उस राक्षस को उसके ऊपर जरा भी दया नहीं आती और वो उसे उठाकर एक कमरे में बंद कर देता है और उसे खूब डराता है, यहाँ तक कि उसे खाने को भी कुछ नहीं देता। खुशबू दिन रात खूब रोती है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और अचानक से राक्षस बहुत बीमार पड़ जाता है। वो खुद से उठकर चल भी नहीं पा रहा था। राक्षस की ये हालत देखकर खुशबू को उस पर दया आ जाती है और वो उस दिन से राक्षस का सारा काम करने लगती है। वो उसके लिए बाहर से फल तोड़कर लाती और जड़ी बूटी लाकर उसे पीसकर उससे उस राक्षस की मालिश करती। कुछ दिनों की देखरेख के बाद वो राक्षस बिल्कुल ठीक हो जाता है। खुशबू की दरिया दिली से वो राक्षस बहुत खुश होता है। वाह, ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है। मैंने इस लड़की के साथ इतना बुरा किया, फिर भी इसने मेरी इतनी सेवा की। राक्षस को अब खुशबू बहुत अच्छी लगने लगती है और धीरे धीरे दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब तो राक्षस खुशबू का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। खुशबू को जब भी किसी चीज की जरूरत होती, राक्षस तुरंत उसे अपने जादू से लाकर दे देता।
अब खुशबू को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी। उसे हर रोज तरह तरह के खाने की चीजें मिलती, पहनने के लिए रोज नए नए कपड़े मिलते। वो जो चाहती राक्षस उसे तुरंत अपने जादू से लाकर दे देता। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन खुशबू अभी भी बहुत उदास थी। एक दिन खुशबू अपनी माँ और बहनों को याद करके रो रही होती है। राक्षस खुशबू को यूँ रोता देख उसे जादुई शीशा देता है। खुशबू, मुझे पता है तुम अपनी माँ और अपनी बहनों से बहुत प्यार करती हो। ये लो, ये एक जादुई आईना है। इसमें तुम जिसे भी चाहो उसे देख सकती हो। खुशबू सबसे पहले उस जादुई आईने में अपनी माँ को देखती है। उसकी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार होती है। ये देखकर खुशबू राक्षस से कहती है, राक्षस जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें मेरी जरूरत है। प्लीज राक्षस जी, मुझे जाने दो। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। मैं अकेले तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। मुझे जाने दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। खुशबू के कहने पर राक्षस मान गया। फिर वो खुशबू को अपने बगीचे का एक प्यारा सा जादुई गुलाब देते हुए बोला, खुशबू, ये कोई मामूली गुलाब नहीं बल्कि जादुई गुलाब का फूल है। इसे सूंघने से सभी प्रकार की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। खुशबू खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपनी बहनों से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर अपनी माँ के पास आकर बोलती है, माँ, ये क्या हो गया आपको? आप चिंता मत करो माँ, बस एक बार इस जादुई गुलाब के फूल को सूंघ लो माँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फूल सूंघते ही उसकी माँ सावित्री बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये देखकर सावित्री को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तो किसी शैतान से कम नहीं हूँ। मैं एक माँ होते हुए भी तुझे मरने के लिए मौत के मुंह में छोड़ आई, और एक तू है कि मेरी जान बचाने के लिए राक्षस से ये जादुई फूल ले आई। मुझे माफ कर दे बेटा, भगवान मुझ जैसी शैतान माँ किसी को ना दे। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरी गुनहगार हूँ। अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी मेरी बेटी। नहीं माँ, मुझे जाना होगा, मैं वादा करके आई हूँ, मैं जा रही हूँ माँ। ये कहते हुए खुशबू अपने परिवार से विदा लेकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ सावित्री और उसकी दोनों बहनें उसे जाता देख फूट फूट कर रोने लगी। इधर खुशबू को वापस आता देख राक्षस ने हैरानी से पूछा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वापस आ जाओगी। मैंने बचपन से किसी के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं देखा। सिर्फ तुम ही थे जिसने मुझे समझा, मेरा ध्यान रखा। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक राक्षस हो। खुशबू की ये बात सुनकर राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ये देखकर खुशबू हैरान हो गई। अरे, तुम तो एक राक्षस थे, तुम इंसान कैसे बन गए? दरअसल मैं भी पहले तुम्हारी तरह एक इंसान था। मेरा नाम राजकुमार प्रेम है। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। एक दिन मैं इस जंगल में भटक गया था। फिर मुझे एक राक्षस ने पकड़ लिया। उसने मुझे जादू से एक राक्षस बना दिया और मेरा दिल भी एक राक्षस की तरह कठोर हो गया। फिर तुम्हारे प्यार ने धीरे धीरे मुझे फिर से इंसान बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही उस जादू का असर मेरे ऊपर से खत्म हो गया, क्योंकि उस राक्षस ने कहा था कि कोई सच्ची और अच्छे दिल वाली लड़की ही तुम्हें फिर से इंसानी रूप में ला सकती है। उसके बाद खुशबू और राजकुमार प्रेम शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।